यार बीवियों को खुश करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। कल मैंने अपनी भाग्यवान से कहा कि मेरा दिल एक मोबाइल फोन है और तुम उसका सिम कार्ड हो। तो बीवी ने तपाक से जवाब दिया, पहले ये तो बताइए कि आपका दिल सिंगल सिम है डबल सिम है। गुड मॉर्निंग इंडिया। केम छो बच्चों, मजामा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। बच्चों आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो इस साल 2020 के सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि डेफिनेटली ये एंट्रेंस लेवल पर आता है। मच्छर खा गया। हाँ, एंट्रेंस लेवल पर आता है और इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये डेफिनेटली काम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन होती है बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज को, मैं सारी लिमिटेशंस बताऊंगा एंड में, क्यों पॉजिटिव चार्ज को ही और क्यों हैवी पार्टिकल्स को ही, ये पॉजिटिव और हैवी पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कराने में काम आता है और साथ में उनको हाई एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करने में काम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है विच कैन एक्सेलरेट द हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टू हायर एनर्जी लेवल्स, टू हायर स्पीड लेवल्स, टू हायर वेलोसिटी फॉर एटम स्मैशिंग। एटम स्मैशिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर हमें कोलिजन कराना होता है, जहां पर हमें हाई एनर्जी पॉजिटिव पार्टिकल्स को कोलिजन कराना होता है, वहां पर हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि इट इज अ मशीन, या इसका पर्पस क्या होता है, इट इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टू हायर एनर्जी लेवल्स फॉर एटम स्मैशिंग। बात क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन से और उसके बाद सीखेंगे इसकी वर्किंग। देखिए बच्चों, ये हो गया एक और ये हो गया एक, तो कुल मिलाकर हो गए दो। अरे एक और एक दो होते हैं ना। ये हो गया बच्चों आपके पास नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब हुआ ये वो उस टाइप के मैग्नेट्स हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे तो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। बच्चों इसके अंदर कहां गई ये रही, इसके अंदर इस टाइप की डी शेप की, ये तो खैर सर्कुलर है, अगर इसको मैं बीच में से काट दूं तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी। सर्कुलर को अगर मैं बीच में से काट दूं तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी। ये भी डी शेप और ये भी डी शेप। ये दो डी शेप की होलो शीट्स, होलो खास तौर से ध्यान रखना, होलो, रीजन बताऊंगा मैं इसका होलो क्यों, ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे। अब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो आपको नजर तो नहीं आने वाली है, ये ऐसे रखी हुई है। एक मैग्नेट ये रहा, एक मैग्नेट ये रहा, उसके बीच में ये ऐसे रखी हुई है। अब इसको मैं ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसको मैं थोड़ा सा तिरछा बना देता हूं, ऐसी। ये डी शेप की दो होलो शीट्स रखी हुई हैं ऐसी। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा, एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई। ये दो डी शेप की रखी हुई है बच्चों, इसको नाम दे दिया सपोज करो D1 और इसको नाम दे दिया D2। इसके एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में यहां पर एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम बोलते हैं विंडो, जहां से वो पार्टिकल जब हायर एनर्जी अचीव कर लेगा या डिजायर्ड एनर्जी अचीव कर लेगा तो यहां से उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे विंडो। और जब यहां से बच्चों बाहर आएगा तो सामने टारगेट होना चाहिए। यहां पर मान लो कोई एक टारगेट है जिस पर आपको इसको हिट करना है और ये है इसकी विंडो। इन दोनों डी के साथ बच्चों यहां पर कनेक्ट होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब जस्ट एक एसी वोल्टेज हो गई। एसी वोल्टेज, आपको पता है एसी जो होती है अपनी पोलैरिटी को लगातार बदलती रहती है, तो ये एसी वोल्टेज हो गई। ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बताऊंगा अभी आगे सारे में कंस्ट्रक्शन क्यों। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट।
और ये भी हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बीच में दो डीज हो गई, और ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये दो डीज हैं, ये होलो होती हैं, ध्यान रखना, होलो मेटेलिक होती हैं, होलो। और ये विंडो हो गई जहां से बाहर निकलेगा आपका पार्टिकल, और ये आपके पास टारगेट कहीं होगा जिस पर आप इसको हिट करोगे। ये प्रॉपर इसके कंस्ट्रक्शन है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो आपको याद होगा बच्चों कि आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, देयर विल बी नो फोर्स। आपको याद होना चाहिए, देयर विल बी नो फोर्स। अगर वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। और अगर वो किसी एंगल पर मूव करेगा, ऑब्लिक मूव करेगा, इट विल मूव हेलिकल। तो यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपके पास अगर डी हो गई, ये आपके पास अगर डी की फॉर्म में मैं इसको काट लूं, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस टाइप की। और जब ये वाली पॉजिटिव चार्ज होगी, ये वाली नेगेटिव चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस टाइप की। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भी तिरछी नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसी रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा कितने डिग्री के एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, हमेशा 90 बनेगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इनको हम बोलते हैं क्रॉस द फील्ड्स। क्रॉस द फील्ड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस द फील्ड्स। तो आप बोलोगे व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। बात क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी यहां पर क्या क्या सीखना है, शाबाश, साइक्लोट्रॉन। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं बच्चों साइक्लोट्रॉन। तब मैं ट्रांसफार्मर देख रहा था, उसमें था मेगाट्रॉन, गैल्वेनोट्रॉन, बहुत सारे ट्रॉन्स थे। फिलहाल हम यहां पर सीख रहे हैं साइक्लोट्रॉन। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, देखिए बच्चों, जैसे ही आपने वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहीं बाहर किसी एक्सटर्नल एजेंसी से यहां पर छोड़ा, बीच में सेंटर पे रखा, उस समय मान लिया हमने कि ये वाली जो D थी, D2 वो पॉजिटिव चार्ज थी और D1 नेगेटिव चार्ज थी। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा, वो डेफिनेटली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां पर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। ये आपके पास D हो गई, ये आपके पास दूसरी D हो गई। आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव थी उस टाइम, ये नेगेटिव थी, तो ये नेगेटिव वाली इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो ये पार्टिकल ऐसे भागेगा। जैसे ही ये यहां से जस्ट अंदर की तरफ एंट्री करेगा, आपको पता है कि इनसाइड ए होलो, अब याद आया मैंने होलो का मतलब बताया था कि होलो का मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अंदर जैसे ही वो एंट्री करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होते ही केवल कौन सी फील्ड बची रहेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कि अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आप यहां पर लगाओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे और पार्टिकल हो गया ऐसे। तो आपको पता होगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से और उस पर लगेगी फोर्स। और आप याद रखना, हमेशा आपको बताया था मैंने पहले भी कि फोर्स जो लगेगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो अंदर गया इस होलो शीट के, केवल मैग्नेटिक फील्ड ही बची, और मैग्नेटिक फील्ड ही बचने की वजह से अब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे। जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में मूव करके यहां से बाहर निकलेगा, ठीक उसी समय ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये पोलैरिटी चेंज कर देगा। और ये पोलैरिटी चेंज करेगा तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। जैसे ही पार्टिकल यहां से बाहर निकलना चाहेगा तो वो भागेगा इसकी तरफ ऐसे।
ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और जब ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इसकी तरफ भागेगा, और अंदर आने के बाद फिर वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जीरो हो जाएगी क्योंकि होलो है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी कंपैरेटिवली पहले से बड़ा, कंपैरेटिवली पहले से बड़ा। अब जैसे ही ये यहां पर बाहर निकलेगा तो फिर क्या काम होगा, ये ऑसिलेटर इसको नेगेटिव कर देगा, ये इसको पॉजिटिव कर देगा, और यहां से ये फिर भागेगा इसकी तरफ, और यहां पर जाने के बाद फिर वही काम होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा पहले से बड़ा पाथ। यहां पर आने के बाद ये फिर पॉजिटिव और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर यहां पर भागेगा और यहां से पहले से बड़ा पाथ। तो कुल मिलाकर आपको नजर आएगा यहां पर एक सर्कुलर पाथ घूमता हुआ ऐसे। और जब ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ नजर आएगा बच्चों, तो एक टाइम ऐसा आएगा, पॉसिबिलिटी है कि यहां पर विंडो लगा दी, तो जब ये डिजायर्ड एनर्जी, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये डिजायर्ड एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा या डिजायर्ड स्पीड तक पहुंच जाएगा, तो उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मूव करा रही है सर्कुलर मोशन में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड मूव करा रही है। तो जैसे ही ये डिजायर्ड एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम कर देंगे स्विच ऑफ। कैसे कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ, मैंने बोला है ये कौन सा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही हम कट कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी, और पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन में घूमने की बजाय स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, और ऐसा होगा कि ये अपने जो सर्कुलर मोशन मूव कर रहा था उसके टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा इस तरीके से। यहां पर होगा टारगेट, और ये जाकर उसको स्मैश करेगा, ये जाकर उसको स्मैश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हायर एनर्जी पार्टिकल हमने क्रिएट कर लिया जस्ट बाय पुटिंग द पार्टिकल इन बिटवीन द टू डीज, वो डीज जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड थी और ऊपर नीचे लगी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बात समझ में आई, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिकल को रखा, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, जैसे ही वो नेगेटिव प्लेट में एंट्री कर रहा है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल रिवॉल्व अ सर्कुलर पाथ। बाहर निकलेगा, ऑसिलेटर उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, पोलैरिटी को चेंज कर देगा, अब वो दूसरी शीट की तरफ भागेगा, वहां पर भी यही काम होगा टिल वी गेट द डिजायर्ड एनर्जी लेवल्स, द डिजायर्ड वेलोसिटी लेवल्स। After that, the particle will shoot out from the window by switching off the magnetic field and hit the target particle. तो ये थी आपके पास साइक्लोट्रॉन की प्रॉपर वर्किंग। बात कर लेते हैं बच्चों कुछ इसके फॉर्मूलाज की, जो क्या है फॉर्मूलाज, देखा फॉर्मूलाज क्या है इसके, वो फॉर्मूलाज आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि इसको जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए चाहिए होती है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर हम पहले यही बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, भैया जी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हुआ mv²/r, मैग्नेटिक फोर्स का हुआ qvb sin थीटा। लेकिन आप जैसे कि जानते हो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे पर 90 है, तो sin 90 हो जाएगा आपके पास 1, तो v², एक v कैंसिल हो गया, आपके पास बचा v इक्वल्स टू, ये आ गया BQR/m, या फिर अगर रेडियस की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, mv/में, रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो mv/qb, ये आपके पास आएगा रेडियस और वेलोसिटी का कंसेप्ट। आपको मैं बताऊं टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, या कितना टाइम लगेगा एक डी से बाहर निकलने में। एक डी से बाहर निकलने का हाफ टाइम, दूसरी डी से बाहर निकलने का वो भी हाफ टाइम, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा पूरा कैपिटल टी, और उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। आइए देखते हैं। तो कैपिटल टी जो हमारे पास बच्चों टाइम पीरियड है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, 2πr/में वेलोसिटी,
आर की वैल्यू यहां से निकल के आई mv अपॉन में qb, ये आ गया mv अपॉन में qb और साथ में है v से v कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया 2 पाई m अपॉन में bq। ध्यान से देखो बच्चों कि अगर जो भी पार्टिकल मैंने पुट करा होगा, प्लेस करा होगा बिटवीन द डीज, उसका मास कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हम दे रहे हैं लगातार वो कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, तो कहने का मतलब है टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे पाथ की रेडियस बढ़ती चली जा रही है या वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। इसको ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। अगर हाफ टाइम की बात करें तो छोटे वाला t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई m अपॉन में b क्यू, ये टाइम पीरियड निकल के आया एक d को क्रॉस करने का। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों हम फ्रीक्वेंसी की, बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपके पास कितना आ गया, t की वैल्यू जो आई थी उसका रेसिप्रोकल, यानी कि b क्यू अपॉन में 2 पाई m नीचे। बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, तो ये आपके पास कितनी आई 2 पाई और न्यू की वैल्यू आ गई बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम, तो 2 पाई से 2 पाई चला गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई बी क्यू अपॉन में एम। ओमेगा आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 पाई न्यू 11th क्लास में, तो 2 पाई ये पुट कर दिया, न्यू की वैल्यू आई बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई चला गया तो बी क्यू बाई एम आपके पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। न्यू की यूनिट होती है पर सेकंड, टाइम पीरियड की पता है आपको सेकंड, और ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकंड। बात कर लेते हैं इसकी एनर्जी की, कितनी एनर्जी हो सकती है इस पार्टिकल में, तो एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों निकल के आएगा यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जो एनर्जी निकल के आएगी, एनर्जी वो आएगी 1/2 mv स्क्वायर, ये आ गया 1/2 m v का स्क्वायर, तो ये हो गया b का स्क्वायर, q का स्क्वायर, r का स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर। m से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये आया b स्क्वायर, q स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन में 2m। ये आपके पास निकल के आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बात कर लेते हैं फटाफट बच्चों इसकी लिमिटेशंस की। क्या है इसकी लिमिटेशंस जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत जरूरी हैं और बहुत पढ़ लो। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस की बच्चों बात करते हैं। पहला, it can accelerate only heavy particles, it can accelerate only heavy charged particles। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल होगा, सपोज करो हमें एनर्जी देनी है किसी पार्टिकल को एटम स्मैशिंग के लिए 3 लाख जूल, ये है मेरे पास 1 किलो की बॉडी, ये है मेरे पास 1000 किलो की बॉडी, दोनों को ही 3 लाख जूल पहुंचाने के लिए ज्यादा वेलोसिटी किसको देनी पड़ेगी, 1 किलो को या 1000 किलो को? डेफिनेटली 1 किलो वाले को। हमें चाहिए डिजायर्ड एनर्जी लेवल, किसी पार्टिकल को हिट करना है, तो कौन है भाई, अच्छा ये पार्टिकल है, हाँ सॉरी, किसी पार्टिकल को हिट करना है 3 लाख जूल की एनर्जी से। अब यहां पर 2 पार्टिकल हैं, एक है 1 किलो का, एक है 1000 किलो का। 1 किलो वाले को अगर मैं हिट करूंगा तो ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हाफ mv स्क्वायर से, और 1000 किलो वाले को हिट करूंगा तो कम एनर्जी, कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा वेलोसिटी वाला हमारे कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है, लेकिन कम वेलोसिटी वाला हमारे कंट्रोल में डेफिनेटली रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम हैवी वाले को चुनेंगे ना कि लाइट वाले को, इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं सिलेक्ट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका ये है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड
इसका रीजन अगर पूछा जाए तो यही रीजन है, बिकॉज इट इज लाइट वेट एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यू टू विच एट हायर एनर्जी लेवल्स इट्स वेलोसिटी विल बिकम वेरी हाई, दैट विल बी अनकंट्रोलेबल। मेरी इंग्लिश बढ़िया होती जा रही है ना, दैट विल बी अनकंट्रोलेबल। और तीसरा है न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी यूज, ये आप लोग जानते होंगे, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी यूज। न्यूट्रॉन्स को यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अनचार्ज होते हैं, ना वो इस तरफ भागेंगे और ना ही वो इस तरफ भागेंगे। जब भैया वो भागेंगे ही नहीं तो हमारे काम के क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों ये थी आज की आपकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी साइक्लोट्रॉन वाली क्लास। टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में तू हट जाए हमसे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।